Hey everyone, welcome back to my channel. This is Simran Kaur and today we will start a new chapter of class 10th physics that is electricity. तो हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और इस चैप्टर को एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे. यस, ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है और बहुत सारे कंसेप्ट इसमें इंक्लूडेड है, बट विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. जैसे लाइट एनर्जी होती है ना, सोलर एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. इलेक्ट्रिसिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमारे बल्ब, एसी, टीवी ऐसी सारी चीज़ें चलती हैं. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. तो जितने भी हमारे एसी, बल्ब, टीवी, रेफ्रिजरेटर और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, लाइट वगैरह, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, राइट. ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वर्क कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी एक कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. कंट्रोलेबल का मतलब क्या होता है? आपके पास स्विच होता है और अगर आप स्विच को ऑन करोगे तो आपकी कोई भी चीज़ चलेगी, राइट. आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करेंगे अगर आप स्विच को ऑन करते हो, और अगर आप स्विच को ऑफ कर दोगे तो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करना बंद कर जाएंगे, राइट. मतलब वो स्टॉप हो जाएंगे उस टाइम के लिए. तो आप अपने हिसाब से उसे कंट्रोल कर रहे हो. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ एंड इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वर्क कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है. अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी में वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज. What is the first topic? इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि चार्ज को आप Q से डिनोट करोगे, ठीक है. स्मॉल Q से डिनोट करते हैं हम चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को. तो देखो, हमने छोटी क्लासेस में, 9th में एक्चुअली, हमने प्लस का चार्ज जिनको प्रोटॉन्स बोलते हैं और माइनस का चार्ज जिनको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ा था. तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी चीज़ हमारे आसपास हो, हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं मैटर. मैटर किससे बना होता है? एटम्स से मिलकर बना होता है. बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मैटर बना देते हैं. एटम्स जो होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता. जिन पे प्लस का चार्ज है उन्हें कहते हैं प्रोटॉन्स, जिन पे माइनस का चार्ज है उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. यही पढ़ा है हमने. अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्ज में भी हम इन्हीं चार्जेस की बात करेंगे. हमने क्या पढ़ा था? एटम में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैवी होते हैं और वो एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हैवी नहीं होते, वो लाइट होते हैं. और लाइट होते हैं इसका मतलब क्या होता है? दे मूव. तो यही हमने समझना है. होता क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो मूव करते हैं और जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है. तो चार्ज क्या है? चार्ज का मतलब होता है, देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करते हैं. आपने सोडियम के बारे में पढ़ा हुआ है. सोडियम की इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी ये वाली चीज़. 9th का कंसेप्ट है थोड़ा, तो वो नहीं भी समझोगे, सिंपल डेफिनेशन समझ लोगे तो भी हो जाएगा, पर थोड़ा सा डीपली हम समझते हैं. सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 281. सोडियम 11th नंबर पे आता है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. तो सोडियम जो है 1 है. अब सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ना कि लास्ट शेल में 8 होने चाहिए. सोडियम क्या कर सकता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए. इससे अच्छा एक लूज कर दे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 और 8. तो सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, छोड़ दे रहा है, तो उसके ऊपर क्या बचेगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा. ऐसे ही जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, वो 17th नंबर पे आता है. तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8 और 7. अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कि 7 को छोड़ देगा? एक गेन करेगा ऑब्वियसली. तो यानी कि क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है? माइनस का चार्ज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो इसी को ही चार्ज कहते हैं. एक प्लस का चार्ज होता है, एक माइनस का चार्ज होता है.
अब इलेक्ट्रिक मतलब बेसिकली चार्ज क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है हमने लूज करे हैं तो हमारे ऊपर प्लस का चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने गेन करे हैं तो हमारे पास माइनस का चार्ज आ जाता है। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बना? तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक फिजिकल एंटिटी, मतलब चार्ज क्या है? एक फिजिकल एंटिटी है। जैसे आपने कोई एंटिटी होती है कोई भी चीज, तो एक जैसे एटम में हमारा एक चार्ज होता है, राइट? तो ये हम चार्ज कैसे पता करते हैं किसी चीज का? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी की हेल्प से हम चार्ज के बारे में पता करते हैं, ठीक है? तो इट इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी। एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, या डेफिशिएंसी है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस का चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो प्लस का चार्ज। तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। यहां तक सबको क्लियर होगा। तो अब हमारे पास ये चीज समझना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज बना। अब कूलम क्या है? जैसे अगर आप किसी चीज की लेंथ निकालते हो कि ये 2 मीटर का कपड़ा है, ये 3 मीटर का, तो आप मीटर्स में निकाल रहे हो। अगर आप किसी चीज का वेट निकाल रहे हो तो ग्राम्स, केजीज, इन सब में निकालोगे। ऐसे ही अगर आप किसी चीज का चार्ज निकालते हो तो वो आता है कूलम में। तो कूलम क्या है? कूलम है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कूलम है। फोर्स निकालते हो तो वो न्यूटन में निकालते हैं, प्रेशर निकालते हो तो वो पास्कल में निकालते हो। उसी तरीके से आप एक चार्ज निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो आप कूलम में निकालते हो। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का। अब हमें पता है कि इस बॉडी में, इस बॉडी का मतलब कोई भी चीज आपके पास, कोई मेटल है, कोई भी चीज है, उसके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n नंबर में। n नंबर मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, इतने तो नहीं होते, वैसे लाखों में होते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा? तो आप कैसे निकालोगे? देखो, वही सेम जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, तो n इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा? n इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता लग गया ना कि कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी पर है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी कैसे निकलता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? तो हमें मिलेगा कि एक बॉडी के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है। समझ गए यहाँ तक? कूलम क्या होती है? एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है? तो हर बॉडी पर या तो प्लस का चार्ज होगा, हमने क्या पढ़ा, या तो माइनस का चार्ज होगा। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है तो माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? यू हैव टू रिमेंबर दिस, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का चार्ज। यहाँ पर हम माइनस शो कर देते हैं कि यार नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसलिए। बाकी आपको कुछ लगाना नहीं होता सॉल्व करते वक्त। माइनस 19 कूलम का चार्ज। अब ये कूलम क्या होता है? कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपको बताना है कि एक बॉडी पर कितना चार्ज है। क्यू से ही तो डिनोट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आपको पूरी बॉडी पर चार्ज समझ आ जाएगा कि कितना है, ठीक है? अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकलता है? इलेक्ट्रिक करंट अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। देखो, ये जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अगर इसके नोट्स साथ साथ नहीं बनाओगे, वॉट एवर आई एम राइटिंग, आप कर ही नहीं सकते इस चैप्टर को। साथ साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपने सबसे पहला टॉपिक लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है? अगर नहीं बनाया तो अभी बनाना शुरू कर दो। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पूरा टॉपिक वो लिखो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो पूरा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मैं ना एक फ्लो के साथ चलूंगी। मैं यहाँ से कभी कोई टॉपिक पढ़ा दिया, कभी कोई टॉपिक पढ़ा दिया, हम वैसे नहीं पढ़ेंगे। हम एक फ्लो के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको धीरे धीरे कंसेप्ट जो है वो समझ आते रहे। आपको चार्ज समझ आ गया, अगर मैं चार्ज ना समझाती ना तो आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ नहीं आता। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे एक फ्लो के साथ जाएंगे
ताकि आप सबको क्लियर हो जाए सारे टॉपिक्स. सो यू हैव टू कोऑपरेट विद मी. नोट्स साथ साथ बनाते जाओ. वट एवर आई एम राइटिंग यू जस्ट हैव टू कॉपी इन योर नोटबुक. आप स्लो स्पीड करके सुनो, फास्ट स्पीड करके सुनो, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने से पहले ना मुझे एक टॉपिक आपको पढ़ाना पड़ेगा, वो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. ये तो सबको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं. कंडक्टर्स होते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है. कोई भी ऐसी चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है. आपके घरों में वायर्स होती हैं. अब वायर प्लास्टिक की थोड़ी बनी होती है. वायर किसकी बनी होती है? सिल्वर की वायर होगी, कॉपर की वायर होगी. मोस्टली कॉपर की होती है क्योंकि कॉपर सिल्वर जितना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है ना. तो मेटल की वायर्स होती हैं आपकी. अब वायर का अंदर वाला पार्ट अगर देखो तो वो मेटल का बना होता है. क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना. हर चीज में से इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं हो सकती, राइट. तो यानी कि आपकी जो वायर्स होती है जिसमें से करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है बेसिकली, तो वो किससे बनी हुई? वो चीजें क्या होती हैं? वो कंडक्टर्स होती हैं. सो कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस, लिखो अपनी कॉपी में, दो सब्सटेंसेस that allow electricity to pass through them. ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने के लिए अलाउ करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स. और दो सब्सटेंसेस दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. आप कॉटन ले लो, आप कॉटन से बल्ब के साथ कॉटन टच कर दो, बल्ब जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा. बट आपको वायर्स की जरूरत है. और वायर भी तो हर चीज की नहीं. आप पेपर की भी तो वायर बना सकते हो, पेपर को पतला करके. पेपर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती बिकॉज पेपर इज एन इंसुलेटर. और ऐसी चीजें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उन्हें कहते हैं कंडक्टर. जब भी हम वायर्स वगैरह का कोई काम करते हैं कहते हैं कि रबर की स्लीपर पहनो. क्यों? क्योंकि करंट आपकी बॉडी में से फ्लो कर सकता है. हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है, ठीक है. क्योंकि देखो वाटर कंडक्टर होता है, अभी हम बहुत बेसिक समझेंगे, हम कुछ बड़ी क्लासेस वाले नहीं समझे, इजी सा देखो. वाटर कंडक्टर होता है, हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, हमारी बॉडी में भी वाटर होता है. तो करंट हमारी बॉडी से भी फ्लो कर सकता है. पर हमारी बॉडी से फ्लो करते करते करंट जब नीचे जाता है तो हमने रबर की स्लीपर्स पहनी, और रबर क्या है? एक इंसुलेटर. तो करंट फिर फ्लो नहीं कर पाता और करंट रुक जाता है, आप बच सकते हो, राइट. तो अब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स क्या है? कॉटन, वूल, प्लास्टिक, पेपर, ठीक है. तो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती वो हमारे इंसुलेटर्स हैं. अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स समझ आ गए. अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर. देखो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा. अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, पहले डेफिनेशन पढ़ना. इट इज डिफाइंड एज द फ्लो एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, sorry, of electric charge through any cross section of a conductor. बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, साथ साथ अगर आप नोट कर रहे हो तो आपने लिख भी ली होगी ये. तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है, जब भी रेट की बात आ जाए, सबसे पहले तो जब भी रेट की बात आ जाए, ये हमने 9th क्लास में भी मैंने मोशन वगैरह ये सारे चैप्टर्स पढ़ाते हुए बताया था. रेट का मतलब है उस चीज को टाइम से डिवाइड कर दो. अभी मैं समझाऊंगी क्यों. रेट का मतलब जब भी आ जाए आपको टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की बात कर रहे हैं हम. देखो इलेक्ट्रिक चार्ज किस में से फ्लो करेगा? कंडक्टर में से फ्लो करेगा या इंसुलेटर्स में से फ्लो करेगा? ऑब्वियसली कंडक्टर में से फ्लो करेगा, है ना. तो अब यहाँ पर हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक एक क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर की एक कंडक्टर में से क्योंकि इंसुलेटर में से करंट फ्लो कर नहीं सकता, तो एक कंडक्टर में से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है. रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना, यूनिट टाइम के अंदर. रेट का मतलब होता है यूनिट टाइम के अंदर. यूनिट टाइम का मतलब क्या है? 1 मिनट, 1 सेकेंड या 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. आई होप सबको क्लियर होगी ये चीज.
तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है 1 घंटे 1 सेकेंड या 1 मिनट में, यानी यूनिट टाइम में। ठीक है, रेट का मतलब यूनिट टाइम होता है। कहाँ से? थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर में से किसी भी कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड 1 घंटे या 1 मिनट यूनिट टाइम के अंदर अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो यानी अब इसका फॉर्मूला क्या बना है इलेक्ट्रिक चार्ज का? मैं सिंपली आई लिखूंगी यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है कि सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम। जैसे तो डेफिनेशन से ही हमारा फॉर्मूला बन चुका है ना। ऐसे हमने अब इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला मैंने नया बनाया था। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या था? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में टाइम। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। समझ गए? अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कूलम में, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पेयर, एंड्री मैरी एम्पेयर। एक सेकेंड, मैंने दोबारा क्यों लिखा? हेनरी मैरी एम्पेयर के नाम पर, जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट टर्म के बारे में समझाया था, इनके नाम पर हमारा जो है एम्पेयर आया। ठीक है, तो इनके नाम पर हमारा एम्पेयर टर्म आई है। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एम्पेयर में निकल के आता है। जैसे कि 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो आप एम्पेयर में निकालते हो। चार्ज किस में निकालते हो? कूलम में निकालते हो। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। इन चीज़ों को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप सुनते सुनते ही आपको याद हो जाए। तो मैं एक वीडियो में एक ही टॉपिक को बार बार रिपीटेडली बीच बीच में उस टर्म को यूज करती रहूंगी कि आपके माइंड से वो स्किप ना हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखो, यानी कि 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा होगा किसी भी कंडक्टर में से, तो यानी कितना एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पेयर का करंट उस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। ऊपर चार्ज आता है, नीचे टाइम आता है और इधर इलेक्ट्रिक करंट आता है। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगी और उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। हमें कहा गया है कि 6 इंटू 10 की पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में से फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यानी ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। फिर आपको कहा है कितनी देर में फ्लो कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 0.2 मिनट्स में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? अब यहाँ पर तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं दिया हुआ। इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जरा मुझे ये बताओ। इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर टाइम मैंने क्या बताया था कि सेकेंड्स में होना चाहिए, तो 0.2 इंटू 60 कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 सेकेंड्स, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये हमारा चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। अब चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना होगा उस बॉडी पर? 6 इंटू 10 की पावर 46 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज उस बॉडी में से फ्लो कर रहा है। कितनी देर में फ्लो कर रहा है? तो डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, 12 सेकेंड्स के अंदर अंदर फ्लो कर रहा है। 6 2 12, 2 8 16। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 इंटू, जब भी मल्टीप्लाई होता है पावर्स प्लस हो जाती है, तो 46 में ऐड कर दो -19 को, प्लस माइनस माइनस, ये मैथ्स भी आ गई हमारी यहाँ पर, तो 36 27। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 की पावर 27 कूलम, इतना 27 एम्पेयर, सॉरी कूलम अपॉन सेकेंड एम्पेयर आ गया। तो इतने एम्पेयर का करंट हमारा फ्लो कर रहा है उस बॉडी के अंदर से। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ सर्किट, जल्दी से अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करो, मैं नहीं लिखूंगी, आप अगर सुन रहे हो तो आप नोट डाउन करोगे। अ सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ।
अ सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कितनी देर में फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में से, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? जिस रास्ते से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं यूनिट टाइम के अंदर अंदर, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहले तो आपको एक कंडक्टर चाहिए, वायर्स चाहिए, है ना। अगर वायर्स का कनेक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा? कनेक्ट ही नहीं होंगे, करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो वायर्स होनी चाहिए आपकी, एक पूरा रास्ता होना चाहिए जिसमें से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, है ना। अगर वो रास्ता ही बंद, मतलब रास्ता ही खुला हुआ है, कहीं से टूटा हुआ है ना, तो आप नहीं पास कर सकते। अगर आपको एक रिवर क्रॉस करनी है, ठीक है, यहाँ पर एक लैंड है, यहाँ पर एक लैंड है, बीच में रिवर है, तो ब्रिज होना जरूरी है ना। अगर ब्रिज नहीं होगा, ब्रिज कहीं यहाँ से टूटा हुआ है, तो आप रिवर तक पहुंच सकते हो, रिवर के उस कॉर्नर तक पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है? आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाना है, सपोज ये आपका बल्ब है जिसको आपको चलाना है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चलाने के लिए तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये बल्ब चलाना है मेरे को। अब आपका स्विच यहाँ पर क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड स्विच का साइन होता है, ये ओपन स्विच का साइन होता है। अब ओपन और क्लोज्ड स्विच में क्या फर्क आता है? स्विच क्लोज्ड का मतलब होता है आपने स्विच ऑन कर दिया, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और ओपन का मतलब है आपने स्विच ऑफ कर दिया, अब आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये चीज मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप ऑन करोगे तो पास होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको इस बल्ब को चलाना है, यहाँ पर आपने वायर्स के थ्रू इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वायर्स के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया, स्विच भी ऑन कर दिया, बल्ब भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर्किट में। चार्ज कहाँ से आएगा? चार्ज ही तो फ्लो करेगा, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा यूनिट टाइम में। चार्ज को ही तो फ्लो कराना है इन कंडक्टर्स में से, तो चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा? तो उसके लिए वी नीड अ बैटरी, हमें बैटरी चाहिए, या फिर कह लो हमें सेल चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चीज हमें कंडक्टर चाहिए थी, दूसरा हमें सेल चाहिए, तीसरा हमें क्या चाहिए था? बल्ब चाहिए था, चौथा हमें स्विच चाहिए था। अब सेल या बैटरी का साइन क्या होता है? सेल जो होता है, आपने देखा होगा सेल इस तरीके का होता है, तो जो सेल का ये वहां से ऊपर वाला पार्ट होता है थोड़ा सा उठा उठा, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, और ये सेल का क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। आप इसको ऐसे शो करते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये एक सेल है। अगर आप ऐसे दूसरा सेल बल लगा दो यहाँ पर, फिर ऐसे तीसरा सेल लगा दो, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आ गए, इसको हम बैटरी बोलते हैं। तो हमने छोटी क्लासेस में क्या सीखा है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है पॉजिटिव ये रहा, ठीक है, मैं आपको नया डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारा बल्ब है, ये हमारा स्विच ऑन है, और ये हमारे कंडक्टर्स आ गए। अब देखो ये हमारा सेल है, ये सेल का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या पॉजिटिव से शुरू होगा और ऐसे करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये रास्ता होता है, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कन्वेंशनल करंट। पर ये वाला करंट बेसिकली ना हमारा, हम मानते नहीं है, मतलब ये एक्चुअल में हमें छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, बट ये गलत चीज है। हमारी एक्चुअल थ्योरी क्या है? हम इलेक्ट्रिक करंट की बारे में बात करें, ना कि कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या सीखा है? हमने अभी सीखा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं, ना कि पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। कन्वेंशनल करंट मतलब जो हमारा कन्वेंशन था, जो हमारा मानना था, वो ये था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, पर जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है एक्चुअल में वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, बिकॉज हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ना कि प्रोटॉन्स मूव करते हैं। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, जल्दी से हेडिंग डालो इसकी, ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड क्या है एक कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड क्या है कंडक्टर के अंदर, उसे ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो कांस्टेंट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इन विच दे मूव फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के बाद जिस स्पीड के साथ हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, ठीक है।
सो आप अपने आप बना सकते हो इसकी डेफिनेशन। तो द स्पीड या द कांस्टेंट स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। यहाँ तक हमारा पूरा टॉपिक जो है आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट हमें समझ आ चुका है, सबके साइन याद रहेंगे हम लोगों को। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी से आते हैं इस टॉपिक पर। अगर वहां तक आप लोगों को क्लियर है और अब आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ के, तो वीडियो को इसी टाइम बंद कर दो। ठीक है, वो नोट्स लिख लो अपनी नोटबुक में और उसे याद कर लो, प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, वो जब पूरा एक एक चीज याद हो जाएगी, एक एक डेफिनेशन को लिख लिख के देख लो, लर्न कर लो, उसके बाद इस टॉपिक पर आओ। और जो एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हैं उनका देखते हैं हम क्या होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक, तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर आओगे, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हैं जिसको हम V से डिनोट करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर आएंगे तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आने में जो कोई एनर्जी लगेगी, ऑब्वियसली है ना, एनर्जी लगेगी, मेहनत लगेगी, आपको कोई काम करना पड़ेगा, उसमें वर्क डन होगा आपका, है ना। तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, सो वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब हमें नहीं पता कहाँ से ला रहे हैं, पर एक पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब कहीं से भी लाओ, किसी एक पॉइंट पर, टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो वर्क डन अपॉन में चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बना, वर्क डन अपॉन में चार्ज। समझ आया यहाँ तक। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। कि सपोज आपके, हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि लेट सपोज 3 कूलम का, मतलब यहाँ पर हमें क्या है कि 45 जूल्स की एनर्जी वर्क डन है। वर्क डन का मतलब एनर्जी लग रही होगी कोई काम करने में। तो वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। ये 9th क्लास का वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर है। वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। डन, तो वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल्स। तो मेरे को किसी ने कहा कि 45 जूल्स की मेहनत लगी है भाई, 45 जूल्स की मेहनत लगी है 3 कूलम का चार्ज मूव करने के लिए। 45 जूल्स की मेहनत लगी है 3 कूलम का चार्ज मूव करने के लिए। तो 1 कूलम का चार्ज मूव करने के लिए कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, 45 जूल्स अपॉन में 3 कूलम, तो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 15। अब यहाँ पर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। जैसे करंट हमारा एम्पेयर में निकलता है, वैसे पोटेंशियल हमारा किस में निकलता है, वोल्ट में निकलता है। तो यानी कि अगर मेरे को 45 जूल्स का वर्क डन हुआ है 3 कूलम का चार्ज मूव करने के लिए, तो 1 कूलम का चार्ज मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, तो मेरे को लगेगी 15 वोल्ट्स की एनर्जी। तो ये हमारा 15 क्या निकल के आया कि कितना वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, तो 15 वोल्ट्स हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आया। तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है N इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम। और फिर हमने वर्क डन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन अपॉन में Q यानी चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। समझ गए यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है ना, वो क्या आता है, ये देखो। अच्छा, चार्ज जो होता है उसकी SI यूनिट होती है कूलम, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर, और इसकी आती है वोल्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज ये 2 टैंक हैं जिनको मैंने पाइप से कनेक्ट कर दिया। इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है।
पानी कैसे फ्लो करेगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ ही तो जाएगा पानी। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों टैंक में इक्वल ना हो जाए पानी की परसेंटेज। यही होता है ना। तो अब हमारे पास सपोज 2 पॉइंट है, ठीक है, आपका कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर 2 पॉइंट हमें दे दिए। ये आपका कंडक्टर है और यहाँ पर आपको क्या दे दिए? 2 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कम है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ पर ज्यादा है और वो फ्लो करेगा उस तरफ जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कम है ना। तो अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आ गया। किस चीज का डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि जब डिफरेंस आ गया 2 पॉइंट्स में, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कम है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब हायर साइड से लोअर साइड की तरफ फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अब इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ इसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसका साइन होता है चेंज इन वोल्टेज। दोनों की वोल्ट्स में चेंज है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर V की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर V की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए यहाँ तक? और इसका फॉर्म, अब आपको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वही सेम, वर्क डन अपॉन में चार्ज। वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक नई टर्म समझाई है। समझ गए यहाँ तक हम लोग? अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने एक क्वेश्चन पर। आपको बोला है कि बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं। आपका सेल बैटरी है और इसके 2 टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला है कि एक 20 कूलम का चार्ज है, 20 कूलम का चार्ज है जो कि मूव कर रहा है। 20 कूलम का चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, मतलब उसे मूव करवाने में 100 जूल्स का वर्क डन हुआ। 100 जूल्स की मेहनत लगी है 20 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करवाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर चार्ज को मूव करवाया है, मूव तभी तो करवाया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन अपॉन में चार्ज, यानी 100 अपॉन में 20। ये आ गया हमारे पास 5 वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 पॉइंट्स के बीच में। तभी हमें वर्क डन करवाना पड़ा 20 कूलम का चार्ज मूव करवाने के लिए। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है ओम्स लॉ। वीडियो को पॉज करके जरा जितना अभी तक पढ़ा है ना उसको अपने माइंड में बिल्कुल ग्रास्प अप कर लो, पहले उसे समझ लो, फिर इस टॉपिक पर आना। एक ही वीडियो में बनाया क्योंकि वीडियोस को आपको बार बार सर्च ना करना पड़े अलग अलग टॉपिक को, इसलिए। तो अब आप क्या करो, जल्दी से इसे समझ लो, फिर हम आएंगे ओम्स लॉ पर। ये ओम्स लॉ दिया किसने था? जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है। वैसे वाले क्वेश्चंस आते नहीं है साइंस में, ये एसएसटी नहीं पढ़ रहे हम, बट आप लोगों को पता होना चाहिए जिसके किसने इस टॉपिक के बारे में आपको दिया है, किसने आपको ये टॉपिक समझाया है, राइट। अब देखो यहाँ पर हमने ना एक ध्यान से एक चीज समझनी है। देखो आपका जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में होगा, आपको उतना ही करंट फ्लो करवाना पड़ेगा उस वायर में से, है ना। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही ज्यादा करंट आपका उस वायर में से फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ बॉडी। एक बॉडी में से जितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो उस मतलब हमारे पोटेंशियल डिफरेंस और हमारे करंट का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उस बॉडी में से। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनो, उतना ही करंट उस बॉडी में से फ्लो करेगा। ऑब्वियसली अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो मुझे ज्यादा करंट पास करवाना पड़ेगा ना, ताकि चार्जेस हमारे फ्लो कर सके। मुझे ज्यादा चार्ज को फ्लो कराना पड़ेगा। ज्यादा देखो, एक यहाँ पर चार्ज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ही कम है, तो बहुत ज्यादा चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा ना मुझे यहाँ से यहाँ तक। तो बहुत ज्यादा चार्ज फ्लो करवाऊंगी तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा ऑब्वियसली।
तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट. तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी मोर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ बॉडी. अब इसके बाद जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इज इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है. तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लगाएंगे वो है आर. क्या लगाएंगे? आर. तो आर क्या है? आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है कि जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट का साइन लगाना पड़ता है, मतलब एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है. अभी आर का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पर v है, ये i इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो i जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, है ना. तो इसका मतलब ये जो r है ये इसके सामने क्या है? v. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा r रहेगा हमारा. और r जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे i के. i का मतलब क्या है? करंट है. तो यानी कि जितना ज्यादा करंट उतना कम R, या ऐसे कह लो कि जितना ज्यादा R उतना कम करंट हमारा फ्लो करेगा, और जितनी कम R होगा उतना ज्यादा करंट हमारा फ्लो करेगा. तो यानी कि R क्या कर रहा है? R करंट को रोक रहा है. करंट अगर R हमारा ज्यादा है तो हमारा करंट कम हो जाता है, और R अगर हमारा कम है तो करंट हमारा बढ़ जाता है. इसका मतलब R जो है वो क्या कर रहा है? करंट को रोक रहा है. तो इसलिए हमने R का नाम क्या दिया? R का नाम पड़ गया रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस वर्ड अगर आप गूगल में सर्च करते हो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना. तो R का मतलब क्या बना? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की रेजिस्टेंस है R, क्योंकि R हमारे इलेक्ट्रिक करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. रेजिस्टेंस का मतलब हमारे करंट को रोकता है फ्लो होने से. जैसे फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो कि फोर्स को रोकती है, तो वैसे ही रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आपके इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है. मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं बताया, आपके सामने अपने आप प्रूव हुआ है. ये तो मैंने अपनी साइड से कुछ नहीं बताया, मैंने बुक से रीड करके नहीं बताया, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है, सिंपल. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? पहली बात तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I. जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे, ठीक है. तो अब हमारे पास R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I एक फॉर्मूला आ गया. It opposes या resists the flow of electric current. इलेक्ट्रिक करंट I से डिनोट करते हैं ना, थ्रू अ कंडक्टर. कि एक कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हो रहा है ना, उसे रेजिस्ट करना, उसे रोकना, इसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं. समझ गए यहाँ तक? अब जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ये V किस में निकल के आता है? वोल्ट्स में निकल के आता है. I किस में निकल के आता है? एम्पेयर में निकल के आता है. उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस होती है ना वो किस में निकल के आती है? ओम, OHM, ओम. ओम में निकल के आती है, जिसका साइन होता है ये. जैसे कि 10 ओम की रेजिस्टेंस है, 12 ओम की रेजिस्टेंस है, 18 ओम की रेजिस्टेंस है. इसी वजह से इसे ओम्स लॉ कहते हैं, क्योंकि ओम ने ही तो ये चीज डिस्कवर की जो मैंने अभी आपको पूरे समझाया है ना कि आर कैसे निकल के आया, ये सब ओम ने ही बताया था, जॉर्ज साइमन ओम ने. इस वजह से इसे ओम्स लॉ कहते हैं. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर रहेगा, ठीक है. अब सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है 75 वोल्ट्स का. डन. फिर आपको कहा है कि 5 एम्पियर का करंट भी फ्लो कर रहा है वहां पर. तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन में I. तो 75 अपॉन में 5, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 ओम. 15 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस 75 वोल्ट से मैं 150 वोल्ट्स कर दूं, मैं पोटेंशियल डिफरेंस पहले 75 वोल्ट्स का था, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैं बढ़ाकर 150 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कर देता हूँ. तो उस टाइम पर वही मैंने एक चीज बताई थी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा. तो करंट भी तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. तो नया करंट कितना होगा? अगर हमारी वोल्टेज हमारा अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट कितना होगा? तो हमने रेजिस्टेंस तो निकाल ही थी 15 ओम की, अब रेजिस्टेंस फिक्स रहेगी. अब करंट कैसे निकालोगे? तो आपने वही फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर, R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I. रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? 15 ओम, और वोल्टेज कितनी है? 150 वोल्ट्स हो चुकी है. तो करंट कितना होगा? तो अब हमारा I इधर साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू I इज इक्वल्स टू 150 वोल्ट्स. अब ये 15 डिवाइड में भेज दो तो ये आ जाएगा
अब हमारा करंट जो होगा वो 10 एम्पेयर हो जाएगा। तो अब करंट बढ़ा कितना है, चेंज इन करंट कितना है, अब 10 एम्पेयर है, पहले 5 एम्पेयर था, तो चेंज इन करंट हमारा आया है 5 एम्पेयर। आई होप यहाँ तक भी सबको क्लियर रहेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। सपोज हम कई बार ना अपने सर्किट्स में, हम अपने सर्किट्स में रियोस्टैट जो है इंस्टॉल कर देते हैं। अब ये रियोस्टैट क्या है, रियोस्टैट का दूसरा नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल क्या होता है, ऐसी चीज जो चेंज होती रहती है। तो रियोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस जो कि हम एक सर्किट में इंस्टॉल कर देते हैं। ये सर्किट होता है, यहाँ पर क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ, ये आपकी सेल और बैटरी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका करंट फ्लो, ये की है, आपका स्विच है, ये आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है यहाँ पर। तो अब एक यहाँ पर ना हम एक रियोस्टैट नाम का कोई भी डिवाइस इंस्टॉल करते हैं एक, और ये डिवाइस क्या करता है, अगर मुझे सपोज करंट को कम करना है तो मैं इसको बढ़ा दूंगी, इसकी पावर, मुझे करंट को ज़्यादा करना है तो इसकी पावर घटा दूंगी। तो अपनी रेजिस्टेंस को बार बार चेंज करने के लिए जो डिवाइस होता है, जो हम अपने सर्किट्स में इंस्टॉल कर देते हैं, उसे कहते हैं रियोस्टैट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो ये है, ध्यान से समझना। अगर कोई वायर है, उसकी अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अगर मैं किसी वायर की लेंथ बढ़ा दूं तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ठीक है। और अगर किसी वायर की लेंथ घटा दूं तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और अगर किसी वायर का एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। किसी वायर का एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। एरिया का मतलब होता है, सपोज वायर कितनी मोटी है, जितनी मोटी वायर, मतलब वायर का मोटी है इसका मतलब ये वायर सिलेंडर की शेप में होती है, इस शेप में होती है ना वायर। तो वायर का एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करके लिखें तो मैं इस लिखती हूँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन में एरिया, ठीक है, लिख दो। अब अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो एक कांस्टेंट का साइन लग जाएगा, वही सेम जो पहले किया था। उस साइन को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। रो लो, ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, रो लो, ठीक है। तो रो, तो हमने ये रो का जो है मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया, क्योंकि हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते ना, हमने ये कांस्टेंट लगा दिया, तो इज इक्वल्स टू लगा रहे तो एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब ये जो रो होता है इसको हम बोलते क्या है, जैसे हमने आर जब निकाला था तो हमने बोला आर जो है वो रेजिस्टेंस है, वैसे ही ये रो जो हमने निकाला है इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रेजिस्टिविटी। क्या बोलोगे, रेजिस्टिविटी। आर जब हमने निकाला था तो उसको नाम हमने क्या दिया था, रेजिस्टेंस। ये जो रो निकल के आया इसको आप क्या बोलोगे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, कोई भी सपोज आपने नाइक्रोम की वायर ली और नाइक्रोम की वायर से आपने पूरा सर्किट बना दिया। अब नाइक्रोम की वायर जो है, मैंने नाइक्रोम वर्ड क्यों यूज करी, क्योंकि नाइक्रोम एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, वो करंट को रोकता है अपने आप ही, मतलब करंट को पास भी होने देता है क्योंकि वो एक कंडक्टर है, पर करंट को अपने आप ही वो रोक भी रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस भी होती है नाइक्रोम के अंदर। तो इसका मतलब वो एक ऐसा मटेरियल है जो करंट को रोक रहा है, अल्टीमेटली इनबिल्ट है वो। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का मतलब है कि कोई भी कंडक्टर हमारे कैसे मटेरियल से बना है। अब पुअर कंडक्टर का मतलब होता है कि करंट तो पास होने दे रहा है पर उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यानी कि जिस मटेरियल से वो कोई भी मेटल कंडक्टर बना है हमारा, उसको हम उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, उसके लेंथ, जिस मटेरियल से वो बना है उसके अकॉर्डिंग, हम मटेरियल की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है कि इतनी रेजिस्टेंस तो उसके अंदर ऑलरेडी है। तो रो कैसे निकलेगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये ए डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और एल यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगी। तो ये हमें जो है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल गया कि एरिया और लेंथ के हिसाब से कितनी रेजिस्टेंस जो है एक मटेरियल के अंदर है। मुझे किसी भी वायर के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है तो उस वायर का एरिया कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो उस वायर की रेजिस्टेंस को, डिवाइड कर दो लेंथ से, तो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है।
यहाँ तक हमें रेजिस्टिविटी समझ आ गई है प्रॉपरली। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हमें रेजिस्टर्स को अपने सर्किट में लगाना है। सर्किट में हम रेजिस्टर्स को लगाएंगे ऑब्वियसली करंट को रोकने के लिए। हम इनबिल्ट रेजिस्टिविटी की बात नहीं कर रहे, हम रेजिस्टर्स को लगाते हैं। तो रेजिस्टर्स को लगाना है, हम रेजिस्टर्स को दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक तो सीरीज में और एक पैरेलली अरेंज कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम रेजिस्टर्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इन सीरीज। दूसरा हम अरेंज कर सकते हैं पैरेलल तरीके से, ठीक है। अब सपोज ये आपका सर्किट है, ये आपकी बैटरी हो गई, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये आपकी की हो गई यानी स्विच, ये आपका बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी कि। अब आपने रेजिस्टर को कैसे अरेंज किया कि एक रेजिस्टर ये रहा और आपने इसे सिंपली इस सर्किट के साथ ही, ये रेजिस्टर का साइन होता है, अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपका ये सर्किट है, यहाँ पर ये बैटरी, ये की हो गई, ये आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आ गया, और यहाँ पर आपने सपोज इस तरीके से ये आपका है, आपने इधर ऊपर लेकर जाकर वायर्स को अटैच करके एक पैरेलल तरीके से रेजिस्टर्स को अरेंज किया। सपोज ये एक रेजिस्टर हो गया, फिर इसी के पैरेलल ऊपर जाकर रेजिस्टर को लगाया। यहाँ पर आपने क्या किया, दो रेजिस्टर्स लगाए तो सीरीज में लगाए, एक के बाद एक। यहाँ पर आपने पैरेलल लगाया रेजिस्टर्स को, तो एक सीरीज वाला अरेंजमेंट होता है और एक पैरेलल अरेंजमेंट होता है। सब सीरीज के फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, देखो ये आपका सपोज डायग्राम है, ये आपका सेल हो गया, यहाँ पर एक टोटल वोल्टेज होती है, ये आपका क्या आ गया यहाँ पर प्लस का माइनस का, यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया, सपोज बल्ब तो मैंने बहुत ही अजीब बन रहे हैं। ये हमारा की हो गया, ये आपने रेजिस्टर्स को एकदम सीरीज में साथ साथ अरेंज किया। हमने क्या पढ़ा है, जब भी आपका एक सर्किट है वहाँ पर अलग अलग अगर दो दो पॉइंट्स ले रहे हो तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। सपोज ये पॉइंट पी क्यू है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ये पॉइंट आर एस है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ये पॉइंट टी पी है, टी एम ले लो, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। लेकिन जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में होता है। तो यानी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तीन पार्ट्स में बट गया, क्योंकि तीन अलग अलग पॉइंट में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ तक समझ गए। अच्छा, ये रेजिस्टर 1 है मेरा, ये रेजिस्टर 2 है, ये रेजिस्टर 3 है मेरा। V का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है ना, I इंटू आर होता है। तो यानी कि हमारा I इंटू आर, अब देखो करंट जो है यहाँ पर I1 होगा, यहाँ पर I2 होगा, यहाँ पर I3 होगा। तो I और टोटल करंट I माना जाएगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। यहाँ पर हमारा V जो है तीनों में अलग अलग जगह, तीनों रेजिस्टर्स में अलग अलग है, तो V इज डिफरेंट इन ऑल द रेजिस्टर्स। पर जो आपका करंट है ना वो सेम रहेगा। करंट आपका तीनों में से सेम फ्लो करेगा। ऑब्वियसली करंट तो एक ही फ्लो कर रहा है ना तीनों में से, तीनों साथ साथ है, करंट हमारा कहीं बट नहीं रहा, करंट एक ही फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में से। तो यानी I1 I2 और I3 बराबर है। तो यानी कि I इंटू आर, ये हमारा I1 I ही मानकर चलते हैं इसको, I इंटू R1 I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब यहाँ I को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारा I जो है वो कैंसिल हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आई, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना। और ये जो रेजिस्टेंस निकल के आई ये क्या है, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब R हमारा R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा और R3 से भी बड़ा होगा, ठीक है। सपोज आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या, ये रेजिस्टर 1 है, ये रेजिस्टर 2 है, ये रेजिस्टर 3 है, और बाकी चीज़ें भी लगा देना है। सेल हो गया आपका, और क्या रह गया, फिर यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया, ये स्विच हो गया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम की रेजिस्टेंस, ये है 10 ओम की रेजिस्टेंस, ये है 15 ओम की रेजिस्टेंस। आपसे पूछे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, एक चीज़ और दी हुई है यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये आपको दिया है 12 वोल्ट्स, ठीक है। तो R3, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस आई 3 प्लस 10 प्लस 15 यानी कि 28 ओम रेजिस्टेंस आ गई टोटल हमारी।
अब हमें क्या दिया, टोटल करंट कितना फ्लो करेगा। टोटल करंट कैसे निकालोगे, टोटल आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है V अपॉन में R। तो V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट्स और R कितना है 28 ओम का। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 3 अपॉन में 7 एम्पेयर का करंट हमारा फ्लो कर रहा है। करंट तीनों रेजिस्टर में से सेम फ्लो करेगा, पर तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, है ना। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। अब तुमने फॉर्मूला तो वही पढ़ा है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R। अगर मुझे सिंपल करंट तीनों में सेम है, मुझे एक मतलब एक यहाँ पर हमें दिया है एक V1 अपॉन में R1 से मैं इस मतलब करंट हमारा सेम है, मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है। V1 अपॉन में R1 ये हमारे पास है, करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा है 3/7 एम्पियर का। V1 मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V1 लिख दूंगी अपॉन में R1 कितना है 3 ओम। तो V1 सिर्फ यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। V1 कितना आ जाएगा 9, ये 3 उधर मल्टीप्लाई में चला गया ना, 9 अपॉन में 7। ऐसे V2 निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है I इंटू R2, I इंटू R ही तो होता है V का फॉर्मूला। तो V2 कैसे निकल के आएगा, करंट तो हमारा तीनों में सेम है 3/7, R2 क्या है हमारे पास 10 ओम, तो 30/7 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में है। और ऐसे ही इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो यहाँ तक आई होप सबको टॉपिक क्लियर होगा। ये आपकी की है, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है सपोज, ये आपकी वोल्टेज हो गई यहाँ पे प्लस माइनस V आ गया ये। अब हम आते हैं पैरेलल अरेंज करने इन्हें सबको। एक रेजिस्टर आपका यहाँ पर है, एक रेजिस्टर आपका यहाँ पर है, इसी के पैरेलल ये आपका R3 तीसरा रेजिस्टर आ गया। समझ गए यहाँ तक। अब देखो दो पॉइंट्स तो सेम ही है ना हर जगह, यहाँ पर भी 2 पॉइंट सेम है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट सेम है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट सेम है। तो हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा ना जब वो सेम 2 पॉइंट्स हैं। तो यानी हमारा V जो है ये ना ऐसे बनेगा, थोड़ा मैंने डायग्राम गलत बना दिया, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो V तो हमारा सेम ही रहेगा। तो इस केस में सीरीज में आपका V अलग अलग था क्योंकि दो अलग अलग जगह के पॉइंट्स ले रहे थे, अब आप दो सेम पॉइंट्स ले रहे हो तो V रिमेन्स द सेम, पर अब आपका करंट जो है ना वो बट जाएगा। अब आपका जो I है वो 3 अलग अलग पार्ट्स में बट गया ना, यहाँ पर थोड़ा सा करंट आया, यहाँ पर थोड़ा सा करंट आया, यहाँ पर थोड़ा सा करंट आया। अब आपका I जो है वो चेंज हो गया, I एक वेरिएबल टर्म बन गया। तो अब देखो I जो होगा, I यहाँ पर आपका टोटल करंट जो है वो कैसे बट गया, थोड़ा सा करंट यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा करंट यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा करंट यहाँ पर आ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। तो अब देखो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R। तो V अपॉन में R लिख दे, यहाँ पर टोटल V हो गया ना ये हमारा। अब ये जो है ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो V1 अपॉन में R1 प्लस V2 अपॉन में R2 प्लस V3 अपॉन में R3, पर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है हर जगह। तो V1 V2 V3 जो है वो एक दूसरे के बराबर है, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो V अपॉन में R इज इक्वल्स टू V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। अब यहाँ पर V कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 अपॉन में R, यहाँ V कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये V से V कैंसिल। तो यानी कि अब पैरेलल अरेंजमेंट में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, पैरेलल अरेंजमेंट में हमारा फॉर्मूला बनता है अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी तो रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। अब यहाँ पर पता है क्या होता है, जो 1/R1 होता है, ठीक है, वो हमेशा ये जो निकल के आती है ना, ये मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आती है। क्या निकल के आती है, मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्यों मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि आपके सीरीज में क्या निकल के आ रही थी, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही थी। जब आप उस चीज का रेसिप्रोकल कर दोगे तो मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगी, यानी कि 1 अपॉन में R1 बड़ा होगा 1 अपॉन R से, 1 अपॉन में R2 बड़ा होगा 1 अपॉन R से, 1 अपॉन में R3 बड़ा होगा 1 अपॉन में R से। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है।
सीरीज, अब हमने पैरेलल अरेंजमेंट और सीरीज वाला अरेंजमेंट भी प्रॉपर कर लिया, पर हम मोस्टली जो हमारे घरों में सर्किट होता है वो पैरेलल अरेंजमेंट में होता है। क्यों? क्योंकि देखो सीरीज में सपोज आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, सपोज ये बल्ब है, ये आपका एसी है, आपने सीरीज में अरेंज करा है सब चीजों को, तो क्या होगा, सपोज आपका एसी खराब हो गया तो सर्किट तो टूट ही गया, सर्किट एक कंटिन्यूअस पाथ होती है, सर्किट टूट गया तो आपका बल्ब भी खराब हो जाएगा। तो कभी भी हम सीरीज में अरेंज नहीं करते, हमारे घरों में जो सर्किट होता है वो किस अरेंजमेंट में होता है, पैरेलल अरेंजमेंट में होता है। अब आपको दो चीजें समझनी है, एक होता है एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने में हेल्प करता है। अब एमीटर को हमेशा हम कैसे अरेंज करते हैं, सीरीज में अरेंज करते हैं, सीरीज वाले अरेंजमेंट में। नेक्स्ट आता है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वी को मेजर करता है और ये आई को मेजर करता है। और इसको हमेशा हम पैरेलल अरेंजमेंट में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट में। सपोज ये आपका सर्किट है, मैं बाकी चीजें नहीं बना रही, यहाँ पर आपका एमीटर लगेगा और आपका वोल्ट मीटर लगाने के लिए हमें नीचे एक पैरेलल वायर लगानी पड़ेगी और यहाँ हमारा वोल्ट मीटर आएगा। समझ गए यहाँ तक? एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एमीटर को सीरीज में अरेंज करते हो, वोल्ट मीटर को पैरेलल अरेंजमेंट में अरेंज करते हो। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो आपने सीरीज वगैरह वाला था ना, जो कि थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला था, उससे थोड़ा इजी है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस है ना, उतना कम इलेक्ट्रिक करंट एक पर्टिकुलर चीज में से पास करेगा। अब कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, जैसे नाइक्रोम वगैरह, तो उनकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। अब आप एक प्रेस का एग्जांपल लो, जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होती है ना, हम उसका एग्जांपल लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट जिससे आप उसे पकड़ते हो वो तो प्लास्टिक का बना होता है, जिससे आप उसे टच कर सको। जो नीचे उसकी प्लेट होती है वो किससे बनी होती है, वो प्लेट जो एकदम गर्म होती है और कपड़ों को प्रेस करती है ना, वो ऐसे मटेरियल से बनी होती है जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी के बारे में हमने अभी पढ़ा था, ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब रेजिस्टिविटी अगर किसी पर्टिकुलर चीज की ज्यादा है और उसमें से मैं करंट पास करा रही हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा, जब रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा है तो मुझे बहुत ही ज्यादा करंट उसमें से पास करवाना पड़ेगा, है ना, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। नॉर्मल करंट हम ये भी देखते हैं कि जब हम प्रेस वगैरह या हीटर लगाते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी खाते हैं, वो हमारी बहुत ज्यादा, हमारा बिल भी आता है उनको लगाने से, राइट। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होती है ना, वो पीछे नाइक्रोम के मटेरियल या ऐसे मटेरियल से बनी होती है, उसकी जो पीछे की प्लेट होती है जिसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। अब उसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है पर फिर भी हमें उसमें से करंट पास करवाना है ना, तो उस रेजिस्टेंस को तोड़कर हमें बहुत ही ज्यादा करंट पास करवाना पड़ता है। और जब हम बहुत ही ज्यादा करंट पास करवाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो चीज गर्म हो जाती है। और जैसे ही वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट पास करा है तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो वो हमारे इलेक्ट्रिक आयरन की जो पीछे की प्लेट है वो गर्म हो जाती है। ऐसे इलेक्ट्रिक हीटर में होता है और ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। बल्ब जो होता है ना, उसकी जो फिलामेंट होती है, जो बीच वाला पार्ट है, जो जल बल्ब जो होती है उसकी फिलामेंट, जो बीच वाला पार्ट है ना, वो टंगस्टेन से बना होता है। अभी जो टंगस्टेन होता है ना, ये एक ऐसा अलॉय है। अलॉय क्या होता है, मेटल्स नॉन मेटल्स को मिक्स करके बनता है, अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके बनता है। तो टंगस्टेन की भी ना रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो टंगस्टेन जो होता है वो इतनी जल्दी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो नहीं पाती, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ती है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस को तोड़ कर क्रॉस करके हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ती है टंगस्टेन में से। तो अब टंगस्टेन जो होता है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, और जैसे ही वो गर्म होता है वो लाइट एनर्जी, मतलब लाइट भी रिलीज करता है, बल्ब जल जाता है और हीट भी रिलीज करता है। इसी को ही हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी हाई रेजिस्टेंस वाले डिवाइसेस जो होते हैं, अगर हम उनसे कोई चीज बनाते हैं तो उसमें से करंट भी ज्यादा पास करवाना पड़ता है और साथ साथ क्या होता है, वो चीज हीट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। सारे फॉर्मूलों को ना कंबाइन करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू क्यू, यही होगा वर्क डन का फॉर्मूला। अब आपने एक I का फॉर्मूला भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। तो Q क्या आ जाएगा हमारे पास, I इंटू टी।
यही आएगा। तो यहाँ पर Q की जगह में I इंटू टी रख दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो W इज इक्वल्स टू V और Q की जगह मैंने रख दिया I इंटू टी। अब हमने V का एक और फॉर्मूला भी पढ़ा है, क्या I इंटू आर, यही पढ़ा है ना। तो यानी कि मैं यहाँ पर V की जगह I इंटू आर लिख देती हूँ और यहाँ पर इंटू I इंटू टी हो गया। ये I दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब ये जो वर्क डन होता है इसका मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, है ना, कितनी एनर्जी लग रही है। हमने वर्क डन का फॉर्मूला सीखना है, सिंपल, कितनी एनर्जी लग रही है। तो हमने वर्क डन के फॉर्मूले को थोड़ा सा ना घुमा फिरा के ऐसे ऐसे करके लिख दिया कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू। क्यू को मैंने इस फॉर्मूले से उतारा, V का मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। तो वर्क डन तो सेम ही है। अब वर्क डन का मतलब कितनी एनर्जी लग रही है, कोई काम करे तो एनर्जी लगती है। और यहाँ पर हमारी कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, H। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। यानी जितना ज्यादा करंट पास कराओगे, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी और जितने टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए ऑन कर दोगे हीटर को तो ज्यादा गर्म हो जाएगा ना। तो उन सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा करंट, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा टाइम, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी हमारी रिलीज होगी। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अब हमारा वर्क डन किस में निकल के आता है, जूल्स में निकल के आता है। तो ये भी जूल्स में निकल के आएगा। तो इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। पहले फ्यूज के बारे में समझ लेते हैं। फ्यूज जो होता है ना वो एक सेफ्टी डिवाइस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। हम किसी भी सर्किट में ना क्या करते हैं, सपोज मेरा कोई सर्किट मिल जाए, किसी भी सर्किट में ना मैंने यहाँ पर फ्यूज इंस्टॉल कर दिया सपोज, ठीक है। अब ये फ्यूज इंस्टॉल करने से क्या होगा, फ्यूज का वैसे साइन ही होता है इस तरीके से, फ्यूज इंस्टॉल कर दिया। अब हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो हमने अभी पढ़ा कि हीट हो जाती है। कई बार वायर ज्यादा हीट ना हो जाए करंट पास होने से, तो क्या होता है, जब वायर बहुत ज्यादा गर्म होने लगती है तो ये फ्यूज मेल्ट हो जाता है। फ्यूज मेल्ट होता है तो क्या होगा, अगर फ्यूज मेल्ट हो गया तो मेरा सर्किट तो ब्रेक हो गया ना, कुछ बचा है सिर्फ, यहाँ से तो बचा ही नहीं, ये हमारा फ्यूज यहाँ पर मेल्ट हो गया। अब सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट भी पास नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक मेल्ट हो जाता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये सेफ्टी डिवाइस है। जैसे हीट ज्यादा पास होती है ये मेल्ट हो जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। समझ गए यहाँ तक। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। से समझाती हूँ। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी flow through a conductor in unit time। एक सेकेंड, एक मिनट या एक घंटे में से, एक घंटा यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक कंडक्टर में से फ्लो हुई है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। या फिर ऐसे यूनिट टाइम लिखा है, यूनिट टाइम का मतलब रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में से एक यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हुई है उसको हम पावर कहते हैं। तो यानी कि पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वर्क डन, एनर्जी लगा रहे नहीं, कोई काम कर रहे होंगे, अपॉन में टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। और पावर हमारी किस में निकल के आती है, वॉट। जैसे हमारा वर्क डन जूल्स में निकल के आता है, टाइम हमारा सेकंड्स में लेंगे हम इस क्वेश्चन में, कभी भी ऐसे पावर निकालने के लिए आए तो पावर हमारी किस में आती है, वॉट में। जेम्स वॉट के नाम पर पावर आई वॉट के अंदर। तो पावर का फॉर्मूला, पावर के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। देखो, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, ये पहला फॉर्मूला है पावर का, ठीक है। दूसरा भी बनाते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, हमने ये पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में क्यू अपॉन में चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू। तो पावर का फॉर्मूला एक नया निकल के आ गया, वर्क डन की जगह लिख दो V इंटू क्यू अपॉन में टाइम। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है, हमने I का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q अपॉन में T। तो Q का फॉर्मूला बन गया I इंटू टी। तो अब हम Q की जगह यहाँ पर I इंटू टी लिख दे, V इंटू आई इंटू टी अपॉन में T। तो एज इट इज रहेगा, बस Q की जगह मैंने I इंटू टी लिख दिया, T से T कैंसिल, तो पावर का एक नया फॉर्मूला बन गया V इंटू आई। इस फॉर्मूले को मोस्टली हम यूज करते हैं। एक ये भी सही फॉर्मूला है और ये भी सही फॉर्मूला है, तो आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अब हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है प्रॉपरली।
इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बचेंगे, तो न्यूमेरिकल्स की हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। पर आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। सो डू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।